नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। कल जैसा कि आप सभी का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। आज के वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कल की परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में सारा का सारा पेपर हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आया है, सेम ऐसे ही आपका सोशियोलॉजी का भी आएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, सभी सब्जेक्ट का लगभग मैं करवाता हूं तैयारी, तो सब कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी। बड़े बारीकी के साथ मैं समझाता हूं। आपको कोई भी टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके दिमाग तक पहुंचाने का मेरा काम है। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा बेटा। चले, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में आपको सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। 2025 का ये मॉडल पेपर है जिसमें हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले 2-3 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। पहला क्वेश्चन क्या आ चुका है? उद्विकास और विकास में क्या डिफरेंस है? उद्विकास को अंग्रेजी में एवोल्यूशन बोलते हैं और विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, देखिए पहला अंतर, देखिए उद्विकास और विकास में क्या अंतर है। तो उद्विकास जो होता है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे कि आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया उद्विकास कही जाती है। एक व्यापक प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया, एक सरलतम मतलब कि सरलतम समाज से जटिलतम समाज में कन्वर्ट होना उद्विकास कहा जाता है। लेकिन जो समाज होता है बेसिकली विकास होता है। विकास जैसे आजकल विकास हो रहा है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, ये सब बनना है, ये सब विकास। तो ये सब विकास होता है। ठीक है, आर्थिक विकास बेसिकली तात्पर्य लगाया जाता है विकास से। तो विकास वो होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। देखिए, पहला अंतर यह है कि उद्विकास एक निरंतर और निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास हमेशा होता है और एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, परंतु विकास ना तो निरंतर होता है, विकास हमेशा नहीं होता, विकास रुक भी जाता है, विकास कभी कभी होता है और इसकी दिशा भी कभी हो सकता है कि इसकी दिशा उच्चता से निम्नता की ओर हो, कभी निम्नता से उच्चता की ओर भी हो सकती है। यानी इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया इसलिए नहीं है मतलब विकास, क्योंकि कुछ बाधाओं के आ जाने के कारण यह कुछ समय के लिए अर्थात अस्थायी रूप से रुक जाता है। यानी कभी ये विकास किसी समाज में कभी विकास नहीं होता, कभी तीव्र गति से विकास होता है, कभी धीरे धीरे होता है, कभी एक बारीकी के साथ बहुत आराम से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते रहेंगे। तो उद्विकास और विकास में पहला अंतर। दूसरा अंतर आप लिखेंगे बाबू, उद्विकास जो है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः माने उद्विकास समाज में अपने आप होती है। जैसे कि मनुष्य पहले आदि मानव था, धीरे धीरे उसने आग का खोज किया, फिर मांस को भून करके खाने लगा, फिर उसने घर बनाना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार होना शुरू हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के औजार हथियार बनाने शुरू कर दिए। फिर वहाँ पर जो है पशुओं को पालने लगे, कृषि वगैरह करने लगे, सब कुछ नवीनताएं, तांबे, चांदी, सोना, तमाम सारे धातुओं की खोज होती शुरू हो गई। आर्य समाज का उदय है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक समाज, सब कुछ ऐसे विकास होते हुए आज का जो युग आपके समक्ष है भौतिकवादी समाज, ये आ चुका है। यानी कि पहले हमारा आवश्यकता क्या थी? जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बस हमको क्या चाहिए था? खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। ये 3 चीज़ें हमारी बेसिक मूलभूत एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। उद्विकास जब हो रहा था तो कुल मिलाकर के 3 चीज़ें यही समाज में थीं। इन्हीं 3 चीज़ों पर लोग फोकस करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आज आपको जो है अपने आप को, अपने शरीर को महकाने के लिए आपको परफ्यूम की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने फेस को अच्छा दिखाने के लिए पाउडर, क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपको कहीं पर जाने के लिए मोटरसाइकिल और कार की ज़रूरत पड़ती है और दूर जाने के लिए आपको हवाई जहाज़ और पानी की जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे तमाम प्रकार के उपकरण जो है आज के भौतिकवादी समाज में विद्यमान है, जो कि हमको एक जटिलताओं में बांध करके रखते हैं। आज कोई व्यक्ति कितना ही पैसा कमा ले, वो पैसा उसके लिए कम होता है, लेकिन पहले के समाजों में पैसा का कोई महत्व नहीं होता था। बस केवल खाने पीने के लिए ही एक प्रकार से उतना ही हो जाए वही पर्याप्त था, ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, तो
विकास एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया, इसको कोई किसी के द्वारा नहीं किया जाता, किसी मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा नहीं होता, ये अपने आप में समाजों में घटित होता है और सरलता से किसी कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। परंतु विकास कई आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। विकास पे जैसे कि राजनीति कैसी है वहाँ की, वहाँ का आर्थिक तंत्र कैसा है, ये सब प्रभावित करता है विकास को। विकास रुक जाता है, विकास कभी तीव्र कभी धीमा हो जाता है। और जो विकास के कारण है, विकास को कभी रोक भी सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं उसके मार्ग में, या फिर कभी उसकी गति को तीव्र कर सकते हैं। लेकिन जो उद्विकास होता है, उद्विकास वो धीरे धीरे मंद चाल से कछुआ की भांति चलता है, जबकि विकास जो होता है खरगोश की भांति चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, इस तरीके से होता रहता है। क्लियर। तीसरा अंतर यह है बाबू कि उद्विकास जो होता है निश्चित स्तरों में होने वाला परिवर्तन है। इसका स्तर निश्चित होता है उद्विकास का, परंतु विकास का कोई निश्चित स्तर नहीं होता है। ठीक है। और चौथा अंतर है कि उद्विकास जो है एक तटस्थ और सामान्य प्रक्रिया है, परंतु विकास आदर्शनात्मक परिवर्तन है। यानी कि विकास जो होता है एक अच्छा परिवर्तन माना जाता है। विकास जो है एक आदर्शात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास एक तटस्थ और सामान्य प्रक्रिया है। ये एक प्रकार से समाज में होता रहेगा, अब उसका प्रभाव कैसा भी समाज पर पड़ रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो अपने हिसाब से होता रहेगा। परंतु जो विकास होता है वो हमेशा अच्छे की ओर ध्यान देने की तरफ अग्रसर होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने उद्विकास और विकास में अंतर को देखा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और उत्तर भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी प्रश्न आप देखें, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न भैया, सामाजिक प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के ढंग के रूप में सामाजिक प्रगति का वर्णन कीजिए। देखें, सामाजिक परिवर्तन के ढंग में 4 ढंग होते हैं। एक है सामाजिक विकास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, दूसरा सामाजिक प्रगति के द्वारा, तीसरा सामाजिक विकास के द्वारा और चौथा सामाजिक क्रांति के द्वारा। तो क्रांति, विकास, उद्विकास और आपका प्रगति, यानी कि प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, ठीक है, प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, ठीक है, और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन माने क्रांति, एवोल्यूशन माने उद्विकास, डेवलपमेंट माने विकास और प्रोग्रेस माने प्रगति। ये 4 प्रकार के फैक्टर होते हैं जो कि एक प्रकार से समाज में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, समाज में परिवर्तन करने के माध्यम होते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक माध्यम है सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग होता है। बिना परिवर्तन के प्रगति संभव नहीं होती। अंतर केवल इतना है कि परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है समाज में, लेकिन प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, लेकिन प्रगति के लिए आवश्यक है कि ऐच्छिक दिशा की ओर परिवर्तन हो। व्यक्ति सोच समझ करके एक रणनीति बना करके अच्छे बुरे से अच्छे की तरफ जाता है, निम्नता से उच्चता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, समाज के मुद्दों में और बढ़ोतरी करता है, समाज के रीति रिवाजों को और अच्छा बनाता है, सामाजिक नियमों को और सुदृढ़ और जो है ज़बरदस्त बनाता है। तो सामाजिक प्रगति जो होता है आपके जो उपयोग के साधन हैं उनमें बढ़ोतरी करता है, तो प्रोग्रेस होता है, यानी कि एक अच्छे से निम्नता से उच्चता की ओर विकास जो होता है वो प्रगति कहा जाता है और इसका लक्ष्य भी निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए समाज के किसी क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने का दूसरा नाम ही प्रगति है। इस दृष्टि से प्रगति सामाजिक नियोजन का पर्यायवाची रूप होता है। नियोजन के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को इच्छित दिशा की ओर बदला जा सकता है कि समाज आज कैसा है और इसका जो है 10 साल बाद कैसा होना चाहिए, इसके लिए इसमें आप 2 साल बाद कैसा होगा, इसके लिए प्रोग्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कुंभ मेला में तमाम प्रोग्रेस हो रहा है, तो प्रोग्रेस एक प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, कूले कहते हैं, चार्ल्स कूले बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, कहते हैं कि प्रगति में समाज की सृजनात्मक शक्ति निहित होती। किससे? समाज की सृजनात्मक, समाज जो जो सीखता है, जानता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रगति में ये चीज़ें निहित होती हैं। यह सृजनात्मक शक्ति व्यक्ति और समाज को अभिव्यक्तिकरण का साधन प्रदान करते हैं। इस सृजन शक्ति की अभिव्यक्ति विचार तथा संस्थाओं में नवीन रूपों के द्वारा होती है। अतएव सामाजिक शक्तियाँ जब सृजनात्मक दिशा की ओर बढ़ती हैं तो समाज की प्रगति होती। क्या? सामाजिक शक्तियाँ जब सृजनात्मक यानी किसी चीज़ को सीखती हैं और उसको डेवलप करती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं और एक जो निश्चित दिशा की ओर और सोच समझ करके रणनीति के माध्यम से जब हम समाज का विकास करते हैं तो वह विकास बेटा प्रगति कहलाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका 3रा नंबर। प्रश्न है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए विकास और प्रगति में डिफरेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस में क्या अंतर होता है।
विकास तथा प्रगति की अवधारणा एक दूसरे से बहुत समान प्रतीत होती है, क्योंकि विकास जो होता है और प्रगति दोनों एक दूसरे के आप मान सकते हैं संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। प्रतीत होने के बाद भी वास्तव में एक दूसरे के अत्यधिक मतलब थोड़ा बहुत भिन्नता है। इस तथ्य को विकास और प्रगति के पारस्परिक अंतर को देख करके समझा जा सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या अंतर है। देखें, विकास और प्रगति। विकास का संबंध मुख्यतया आर्थिक साधनों तथा प्रौद्योगिकी में होने वाली वृद्धि से होता है। जैसे कि आप पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखेंगे तो एक कमरा इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तमाम द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर आया तो तमाम पहले बड़े बड़ी चीज़ सिस्टम था। लेकिन आजकल क्या है, एक फ़ोन में कंप्यूटर की सारी सुविधाएं एक टैब में आ जाती हैं, एक लैपटॉप में आ जाती हैं, तो पूरा सिस्टम उसी में चलने लगता है। कहने का मतलब ये कि ये एक प्रकार से विकास हो रहा है। यानी विकास जो होता है वो आर्थिक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जो आर्थिक साधनों में जैसे आप रुपया पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय कोई व्यक्ति या किसी देश में एक व्यक्ति 200 रुपये कमाता है, वो 300 रुपये 400 रुपये कमाने लगा तो वो विकास हो जाएगा। विकास बेसिकली आर्थिक और प्रौद्योगिकीय साधनों में वृद्धि को दिखाता है, जबकि प्रगति का तात्पर्य किसी भी उस परिवर्तन से है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है। समाज चाहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए और वैसा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, समाज को ऐसा ही चाहिए तो ऐसा हो जाता है, तो वो प्रगति होता है। अब वो चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे आर्थिक कुछ भी हो, लेकिन केवल आर्थिक और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ये विकास कहलाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर, विकास का संबंध भौतिक लक्ष्यों को अधिकाधिक रूप से प्राप्त करना है। विकास में क्या होता है, अधिक से अधिक आप भौतिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भौतिक लक्ष्य मतलब कि जैसे आप जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक घड़ी होती थी पहले दीवार पे टांगने वाली, एक घड़ी होती थी हाथ में बांधने वाली, अब घड़ी का विकास टेबल घड़ी आ गई। अब मान लेते हैं टेबल घड़ी लकड़ी का पेन बन गया। तो ये सब क्या है, ये भौतिक चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये रिमोट है, पहले रिमोट होता था कि रिमोट को दाबने के लिए ऐसे बटन दबाना पड़ता था, उसके सामने करके तब जाकर के काम करता था, ठीक है। रिमोट से पहले आप देखते हैं टीवी के बटन दबानी पड़ती तब टीवी चलती थी। फिर रिमोट आया कि ऐसे करके दाब दो और टीवी का चैनल बदल गया, सब कुछ चल गया, ठीक है। अब क्या है कि रिमोट इधर है, ये टीवी इधर है, अभी मैं ये लाल वाली बटन जो इस पे है, ये वाली लाल वाली बटन दबा दूं, टीवी बंद हो जाएगी, ये पूरा डिजिटल बोर्ड बंद हो जाएगा। ये लाल वाली बटन दबा दूं तो इधर मुंह करके नहीं, चाहे इधर ऐसे नीचे दाब करके कर दे, मतलब इतना सेंसर हाई हो गया है। तो ये सब आपका क्या हो रहा है, ये सब विकास के परिणाम स्वरूप हो रहा है। यानी कि भौतिक लक्ष्य लगातार आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे उपकरण आ रहे हैं जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसमें जब परिवर्तन होता है तो वह आपका सामाजिक विकास के द्वारा होता है। लेकिन प्रगति का संबंध उन लक्ष्यों से होता है जो अपनी प्रकृति से नैतिक और मूल्यगत होते हैं। यानी कि ऐसे आपके मोरल, आपके विचार, आपके मूल्य, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो वह प्रगति का द्योतक होता है। यानी प्रगति जो होता है वो अभौतिक भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है, लेकिन विकास केवल भौतिक ही होता है। भौतिक साधनों में बढ़ोतरी को ही विकास कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसे ही आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तो ये आपका प्रगति हो गई। अगला अंतर देखेंगे विकास और प्रगति में। देखिए, तीसरा अंतर है, विकास की अवधारणा सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। विकास हमेशा होता है। इसका तात्पर्य है कि सभी समाजों के लिए विकास का अर्थ समान होता है और विकास की कसौटी भी समान होती है। हर एक समाज में विकास की जो कसौटी या विकास का मापदंड होता है वो लगभग समान होता है। जबकि प्रगति की अवधारणा इस अर्थ में तुलनात्मक होती है। एक समाज के लिए जो परिवर्तन प्रगति है वही दूसरे समाज के लिए प्रगति होना आवश्यक नहीं है। यानी मान लेते हैं कि आज जो मूल्य हम लोग अपना रहे हैं, जो नियम समाज का अपना रहे हैं, जो रीति रिवाज या जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर दूसरे समाज में बहुत पिछड़ा कल्चर माना जा सकता हो, या जो कल्चर हम लोगों ने बहुत पहले मान लिया हो वो कल्चर यूरोप के समाज वाले मान रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आज हम प्रगति कहते हैं जिसको, हो सकता है उनके हिसाब से पिछड़ापन हो, ठीक है, दूसरे देशों के हिसाब से। यानी अलग अलग समाजों में प्रगति का जो रवैया होता है, प्रगति का जो स्पीड होता है, चाहे प्रगति तेज धीमी भी हो सकती है। अलग अलग समाजों में प्रगति के मापदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन विकास के मापदंड एक से ही होते हैं हर एक समाज में, चाहे यूरोपीय समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, या कोई भी समाज हो, ठीक है।
चौथा अंतर है विकास की दशा में प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता निरंतर कम होती जाती है। विकास में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य अपने आप को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आजकल तो मनुष्य अपने आप को भगवान मानने लगा है कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए। इस तरीके से तमाम प्रकार के उसके मन में ख्याल आ रहे हैं। प्रकृति को लगातार विनष्ट किया जा रहा है। ऐसे में प्रकृति हमारा एलिमिनेशन जरूर कर देगी। तो विकास के द्वारा हम क्या करते हैं, विकास के द्वारा हमारी प्रकृति पर निर्भरता कम होती है, जबकि प्रगति की दशा में मानव की प्रकृति पर निर्भरता कम होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। प्रगति के आधार पर प्रकृति पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रकृति से नाता तोड़ा जाए। तुलनात्मक रूप से विकास का क्षेत्र प्रगति से सीमित, यानी विकास का क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है। जबकि प्रगति की अवधारणा इसलिए व्यापक है कि इसमें विकास से संबंधित परिवर्तनों का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि प्रगति के अंतर्गत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मूल्यगत विकास, तमाम प्रकार के समाज के जो विकास हैं वो प्रगति में शामिल हो जाते हैं। यानी प्रगति के एक इकाई के रूप में विकास काम कर सकता है, जो कि विकास आर्थिक और प्रौद्योगिकीय कारकों तक ही सीमित है, जबकि प्रगति उन तमाम पहलुओं को अपने आप में समाहित करती है जो समाज के एक अंग होते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से प्रगति और सामाजिक जो है मतलब कि क्या नाम है इसका, विकास, सामाजिक विकास, प्रगति और सामाजिक विकास में आपका अंतर हो गया। मेरे हिसाब से अब आपको कुछ और इसमें प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और यही सब आप पढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर? ओके, आप बढ़ते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ते रहते हैं, ठीक है। चले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। वीडियो को एक बार शेयर करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, चलें बेटा, शेयर करें सभी लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया, जैसे जो बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अभी कई पेपर बचे हुए हैं, जैसे मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन का बचा हुआ है, एजुकेशन वगैरह का बचा हुआ है और भी तमाम सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, ठीक है। या किसी और यूनिवर्सिटी जैसे राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, MJPRU बरेली, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, जो भी विश्वविद्यालय हैं सभी के, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सभी की तैयारी मैं करवाता हूं, ठीक है, बहुत बारीकी के साथ। तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। 4th सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। कोर्स लॉन्च करने वाला ग्रुप बन चुका है, ग्रुप में जुड़ जाइए। चूंकि क्लास आपकी बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली, 2-3 क्लास और पेपर बचे हुए हैं, जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। तुरंत आपकी 4th सेमेस्टर क्लास प्रारंभ हो जाएगी चैप्टर 1 से। तो जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाऊंगा। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं। आपके लिए बहुत छूट की व्यवस्था करी गई है। देखें, कोर्स की जो व्यवस्था है वो आपको सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, यानी कि सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में अभी हैं और आप चाहते हैं हमको कोर्स ज्वाइन करना, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 रुपये में। आप नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेज दीजिएगा, 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है चाहते हैं कि हमारा तो पेपर हो चुका है या 2-3 पेपर बचे हुए हैं या जैसा भी आपका मन करे, केवल 4th सेमेस्टर का लेना है तो भी आपको 100 रुपीज़ ही पड़ेंगे, ठीक है। 4th सेमेस्टर का भी फीस 100 रुपीज़ ही अभी रखा गया है, तो बाद में फीस बढ़ सकती है। तो अभी आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो 3rd सेमेस्टर का 100 रुपीज़, अगर 3rd सेमेस्टर, केवल 3rd सेमेस्टर का 100 रुपीज़, केवल 4th सेमेस्टर का केवल 100 रुपीज़, जिसमें आपका मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन, मतलब कि जो आपका पूछा था उसमें आपका 4th सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा, आपका पूछा जाएगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आएगा इसमें, तो इसको पूरा पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला पूरा बहुत विस्तार से, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका मेजर सब्जेक्ट पूरा पढ़ाया जाएगा, माइनर सब्जेक्ट भी आपकी बार प्रयास पूरा रहेगा, ठीक है। तो मेजर, माइनर, को करिकुलर तीनों हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 3rd सेमेस्टर का भी जो 2-3 1-2 पेपर बचा हुआ है या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो वैसे
आप मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं आपको थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, और फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी ज्वाइन करना, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपके लिए बहुत बेस्ट व्यवस्था कर दी गई है। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐड होना चाहते हैं और थर्ड सेमेस्टर का भी आप PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है कि 50 रुपये की छूट दे दी जा रही, बहुत भारी छूट है। आपको 150 यानी कि केवल 150 रुपये में ही थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का कंबाइन मिल जाएगा। यानी थर्ड सेमेस्टर के आपके जो भी चैप्टर बचे, मतलब कि जो भी क्लास आपकी या जो भी पेपर में आने वाले होंगे वो सब आपके पास PDF मिल जाएगी। जैसे कि सोशियोलॉजी क्लास चल रही है, इसके PDF, इसके अलावा और तमाम PDF हमारे पास अवेलेबल है। मॉडल पेपर 3-4 मतलब 3 वीडियो आप देख लीजिए, 3 PDF आप मेरे पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर कुछ आने वाला है नहीं। वैसे इसी क्लास में बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर समझा दे रहा हूँ। इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है मैंने, जो पूछे गए पिछले 2-3 वर्षों में, ठीक है। तो ऐसे PDF आपको प्राप्त होंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी आपको मिलेंगे लिखे हुए। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को जुड़ना चाहिए। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फोन पे या कुछ भी नहीं चलाते, तो आप किसी दुकान से या किसी अपने घर वालों से, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। मात्र 150 में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल थर्ड सेमेस्टर का भी चाहते हैं तो केवल थर्ड सेमेस्टर के लिए 100 रुपये लगेंगे। इसके फोर्थ सेमेस्टर में फिर जुड़ेंगे तो फिर 100 रुपये लगेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि दोनों का मिला करके आप 150 का पूरा ज्वाइन कर लीजिए, थर्ड सेमेस्टर का मिल जाएगा और फोर्थ का मिल जाएगा। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले, तो आपने अंतर समझ लिया सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति का। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्रांति की प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्रांति क्या होती है? देखिए, क्रांति की अगर बात करें, सामाजिक क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन, ये एक प्रकार सत्ता के खिलाफ होता है। सत्ता का तख्ता पलट करके एक अपनी सत्ता स्थापित करी जाती है। सत्ता चूंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है जनता को, ऐसी स्थिति में ये होता है। देखिए, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या एक प्रकार है। यह एक ऐसा विस्तृत परिवर्तन है जो निरंतर नहीं होता, वरन आकस्मिक रूप से घटित होता है, सडनली एकाएक घटित होता है। जैसे फ्रांस की क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति, जैसे कि इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति कही जाती है। दूसरा, क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाता है। जो समाज का नेता होता है, देश का मुखिया होता है, वो बदल जाता है। पुराने नेताओं और अभिजातों का स्थान नए नेता और अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। अभिजात माने जो मालिक हैं वो, ठीक है। क्रांति का क्षेत्र व्यापक होता है। यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में घटित हो सकती है। कोई समाज में सुधार लाना हो तो क्रांति करके लाया जा सकता है। धर्म में, राजनीति में और कोई आर्थिक तंत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में, सभी में क्रांतियाँ करके उसके स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, ठीक है। क्रांति के कारण से समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। पूरा का पूरा समाज का स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्रांति के परिणाम जो होते अप्रत्याशित होते हैं। क्रांति का परिणाम क्रांति सफल हो गई तो जो हम सोच रहे हैं वो परिणाम निकलेगा। लेकिन क्रांति कभी कभी क्या होती है, अगर नहीं, जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी वो सफल नहीं हुई थी तो उसका नकारात्मक प्रभाव निकला था। हालांकि वहाँ से क्या हो, राष्ट्रवाद का जरूर उदय हुआ, लेकिन उसमें हम हार जाते हैं। किसी भी क्रांति के परिणामों के बारे में निश्चित रूप से या नहीं कह सकते कि उसके केवल अमुक परिणाम होंगे, यानी क्या परिणाम होंगे हमको नहीं पता होता है। बस हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके क्रांति करते हैं, लेकिन हो सकता है लक्ष्य पूरा हो सकता है ना पूरा हो, कम पूरा हो, ज़्यादा पूरा हो, कुछ भी हो सकता है। क्रांति लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। क्रांति के कारण कुछ पक्षों को लाभ होता है तो कुछ पक्षों को हानि होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्रांति से कई बार हिंसा का बोध होता है, क्योंकि क्रांति करने वाले लोग हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरह की क्रांतियां करते हैं। किंतु क्रांति के कारण हिंसा होगी ही, यह आवश्यक नहीं कि हिंसा के द्वारा ही क्रांति करी जाएगी। जैसे 1688 गौरवपूर्ण क्रांति में एक बूंद भी खून नहीं बहा था, ठीक है, और क्रांति हो गई थी। कई बार हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर क्रांति लाई जाती है, तो कई बार प्रजातंत्र में मत यानी वोट के आधार पर हिंसात्मक तरीकों से सत्ता में परिवर्तन करके जो है क्रांति के द्वारा लाई जाती है। तो इस तरीके से क्रांति की ये विशेषताएं रही हैं। अच्छा, अब क्रांति और उद्विकास में क्या अंतर होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों में क्या अंतर होता है, रिवोल्यूशन और एवोल्यूशन। देखें, क्रांति को रेवोल्यूशन कहते हैं, उद्विकास को एवोल्यूशन कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, क्रांति और उद्विकास में डिफरेंस देखें। क्रांति की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए यहाँ क्रांति और विकास के भेद को स्पष्ट करेंगे। पहला अंतर, उद्विकास में क्या होता है, परिवर्तन क्रमिक और धीमी गति से होता है। जैसे उद्विकास में क्या होता है, क्रम से एक सिस्टमेटिकल वे में धीरे 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 फिर आकर के बदलता रहता चीज़ें। जबकि क्रांतियाँ जो होती हैं, क्रांति बिना किसी क्रम के तीव्र गति से परिवर्तन होता है।
उद्विकास जो होता है वो एक प्रकार से धीमा होता है और एक क्रम से होता, सिस्टम से चलता है, ठीक है, कि ये होगा फिर ये होगा, इस तरीके से। क्रांतियाँ अचानक से आ जाती हैं। दूसरा अंतर, उद्विकास स्वतः चलित प्रक्रिया है, ये अपने आप होता है, जबकि क्रांति के लिए सजग प्रयत्न करने पड़ते, तमाम लोग इकट्ठा होते, संगठन बनता है, उसके बाद में फिर क्रांति करी जाती है। उद्विकास एक प्राकृतिक अवधारणा है, यानी कि अपने आप होता है, प्राकृतिक अवधारणा है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि क्रांति एक सामाजिक अवधारणा। क्रांति में समाज के लोग मिल करके समाज के स्ट्रक्चर को बदलते हैं। क्रांति में पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जबकि उद्विकास में उसी वस्तु या सावयव में परिवर्तन होता है, यानी कि पूरा वही स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, धीरे धीरे वो होता है उद्विकास। लेकिन क्रांति में क्या होता है, पुरानी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था स्थापित करी जाती है। पांचवा अंतर, उद्विकास में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है, ठीक है, जबकि क्रांति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। क्रांति कभी भी किसी क्षण किसी भी दिशा में जा सकती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्रांति और उद्विकास में अंतर को समझा, जाना और परखा। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भैया सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन का आशय क्या है, या फिर सामाजिक परिवर्तन का आशय क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, देखिए प्रत्येक समाज में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज हमारे यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है किसी दूसरे समाज में वो परिवर्तन पहले हो चुका हो, या हो सकता है किसी समाज में परिवर्तन थोड़े दिन बाद होगा। परिवर्तन किसी समाज में तीव्र गति से हो सकता है, किसी में धीमे गति से हो सकता है, किसी में समाज का परिवर्तन बहुत ही औसत तरीके से हो सकता है। यानी परिवर्तन के जो मापदंड होते हैं वो अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। बातचीत बिल्कुल भी ना करें भाई, बातचीत क्यों कर रहे हैं, बातचीत ना करिए, बातचीत बिल्कुल भी ना करें। बातचीत क्यों कर रहे भाई। चले आगे बढ़ते हैं। तो कल पेपर है आपका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कल पेपर है, हाँ बहुत बढ़िया। चले, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक, सभी का पेपर अच्छा होगा, ओके। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न कि सामाजिक परिवर्तन। देखिए प्रत्येक समाज परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन क्यों होता है, इसे स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि परिवर्तन समाज में विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ असंतुलन पाया जाता है और उसी असंतुलन के द्वारा परिवर्तन भी एक प्रकार से देखने को मिलता है। यह परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है, किसी भी समाज में होता रहता है। इस प्रकार आगबर्न और निमकाफ का मत है कि प्रत्येक समाज में ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो स्थापित संगठन का ह्रास करती हैं और उनके कार्यों को विदीर्ण कर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। जैसे कोई सामाजिक संगठन है, संगठन में कमी आती है, जब संगठन में किसी कमी आती है तो जो संगठन के काम होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं, सामाजिक कार्य जो है बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आर्थिक संगठन का ह्रास होने पर बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक संस्थाएं जो मतलब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरीके से समाज जो होता है उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन ऐसे देखने को मिलते हैं। समाज के साथ ही समाज उनकी प्रतिकारक शक्तियाँ ही विद्यमान रहती हैं जो समाज के में सामंजस्य की प्रतिक्रिया को कार्यरत रखती है। यानी कि समाज में कोई संगठन अगर धीमा पड़ा तो उसको एक प्रकार से बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर काम किया जाता है और जो होती हैं, ठीक है, जो समाज में सामंजस्य स्थापित करती हैं, जिनसे समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। यदि हम अपने ही समाज के वर्तमान रीति रिवाजों, परंपराओं और रहन सहन की विधियों पर ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि कुछ दशक पहले वे जिस रूप में थी आज उस रूप में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। सोशल जो परिवर्तन है, सोशल जो चेंजमेंट है वो हर एक समाज में होता है। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं जहाँ पर परिवर्तन ना होता हो। जिस तरीके से सूर्य पूरब से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, ये एकदम से ट्रूथ है, फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी सार्वभौमिक तथ्य है। ऐसे ही सार्वभौमिक तथ्य ये भी है कि समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, हर एक समाज में परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है। तो
इससे स्पष्ट है कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी युगों, सभी स्थानों, सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से संबंधित है, हमेशा होती रहती है। अगर समाज में परिवर्तन ना हो तो समाज वो एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को संक्षेप में समझाएं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कई प्रतिमान, बेसिकली 3 प्रतिमान होते हैं, यानी कि 3 प्रतिमान होते हैं। तरीका, 3 तरीका होता है परिवर्तन होने का। किस किस तरीके के परिवर्तन होते हैं समाज में, उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखें, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान का आशय उसके विशेष रूप से है। रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, प्रतिमान का तात्पर्य कहते हैं परिवर्तन के उस विशेष ढंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ एक ही समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है। इस आधार पर मैकाइबर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। मैकाइबर, पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और जब इसी जाल में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, तो समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, पहला जो इन्होंने प्रतिमान बताया वो है प्रथम प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिमान भी कहते हैं, चूँकि ये एक रेखा में होता है। देखें, इस प्रतिमान के अंतर्गत वे प्रतिमान आते हैं जो एकाएक होते हैं, अचानक से। उदाहरण के लिए, नवीन आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तन। वे परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद निरंतर किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। जैसे कि पहले आपका हवा खाते थे पंखे, मतलब पेड़ से, फिर बेना बना हाथ से होंकने वाला, फिर आपका पंखा बन गया, पंखा से फिर क्या बन गया, एसी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कूलर बना, पंखे के बाद में कूलर आया, कूलर के बाद में एसी बन गई। तो ये लगातार क्या हो रहा है, ये निम्नता से उच्चता की ओर एक रेखा में चल रहा है। ठीक है, निम्नता से उच्चता की ओर एक रेखा में परिवर्तन हो रहा है, यानी दोबारा से फिर लौट करके बेना पर नहीं आया जाएगा, ये चलता रहेगा। आप एसी के बाद में कुछ और चीज़ें आएंगी आगे चल करके, जो ठीक है चीज़ें होंगी। अब गर्मी के महीने में आप देखते हैं एसी चला लेते हैं, ठंडी के महीने में वो हाथ सेकने वाला जो होता है वो चला लेते हैं। क्लियर, जैसे रेडियो, रेडियो के बाद टेलीफोन, वायुयान, ये सब बना, ये सब एक रेखीय परिवर्तन के द्वारा बनता है। एक आविष्कार के बाद उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके उससे बेटर कुछ लाया जाता है, उससे बेटर, उससे फिर बेटर, तो इस तरीके से एक रेखा में परिवर्तन होता रहता है। फलस्वरूप परिवर्तन श्रृंखला बनी रहती है। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहते हैं। रेखीय का तात्पर्य निरंतर एक ही दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होता है। रेखीय परिवर्तन एक रेखा में होने वाला परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, एक पंखा था, पंखा में धीरे धीरे परिवर्तन करके क्या बना, वही पंखा कूलर बन जाता है। ठीक है, और कूलर से जब एक प्रकार से लोगों को गर्मी नहीं गई तो वही एसी बन जाती है, एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़कर कुछ और परिवर्तन होगा, फिर वो आएगा, फिर और परिवर्तन, इस तरीके से सीधी रेखा में परिवर्तन होता रहेगा। क्लियर, ऐसे हर एक चीज़ क्षेत्र में आप देख सकते हैं। दूसरा जो प्रतिमान होता है परिवर्तन का, वो है द्वितीय प्रतिमान। ये प्रश्न हमेशा पूछा आता है, ध्यान रखेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को लेकर के। देखिए, दूसरा प्रतिमान होता है उतार चढ़ाव प्रतिमान। ठीक है, इस प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा सदैव एक ओर नहीं होती है, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से उतार चढ़ाव वाली परिवर्तन होती है। जैसे कि क्या होता है इसमें, इसके बाद परिवर्तन दिशा विपरीत दिशा को हो जाती है। व्यापारिक क्षेत्र में तेजी मंदी इसका उदाहरण है। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी कोई चीज़ महंगी हो गई, ठीक है, और कभी वही चीज़ आप देखते हैं फिर सस्ती हो जाती है। ऐसे आप चित्र लगा करके भी समझा सकते हैं, सस्ती हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं, आप समझ सकते हो, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में होगा, कभी जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई मान लेते हैं कभी कभी, ठीक है, जनसंख्या क्या होती कभी कभी बढ़ जाती है और कभी कभी जनसंख्या घट जाती है। ठीक है, ऐसे ही जनसंख्या का बढ़ना घटना भी ये लगा रहता है। ऐसे ही जैसे आप देखते हैं कभी सब्जी का रेट बढ़ गया, कभी घट गया, इस तरीके से ये भी होता है। कभी चावल का रेट घट गया, बढ़ गया, तो ये सब भी एक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है। और वो आपका उतार चढ़ाव पर, मतलब उतार चढ़ाव इसलिए चूँकि कभी महंगा कभी सस्ता, कभी महंगा कभी सस्ता, तो तेजी मंदी इसका एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं तथा जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों में भी यही प्रतिमान लागू होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को उतार चढ़ाव प्रतिमान भी कहते हैं। यह प्रतिमान जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों में देखने को मिलता है। कभी जनसंख्या किसी देश की बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी तीव्र गति से बढ़ती है, कभी धीमी गति से बढ़ती है। ये सब एक प्रकार से द्वितीय प्रतिमान में आता है। तृतीय प्रतिमान होता है तरंगीय प्रतिमान। ठीक है, यह चक्रीय प्रतिमान। इस परिवर्तन का संबंध समाज, विचारों और मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया तरंग के समान होती है। इस कारण से इस प्रतिमान को तरंगीय प्रतिमान कहा जाता है। कुछ विचारकों ने सभ्यताओं में होने वाले परिवर्तनों को तरंगीय प्रतिमान में शामिल किया है। जैसे इसमें परिवर्तन और एक इसमें चक्रीय परिवर्तन, इसको तरंगीय परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन भी कहा जा सकता है। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन मतलब ये जैसे कि ठंडी गर्मी बरसात, ठीक है, ये होता है। जैसे मान लेते हैं ठंडी अभी है,
ठंडी के बाद में क्या आएगी बेटा? गर्मी आएगी, ठीक है। गर्मी के बाद में फिर क्या आएगी? बरसात आएगी, ठीक है, बरसात आएगी। और ये एक प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि ठंडी आई, गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगा, फिर बरसात के बाद फिर ठंडी आएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ही आप देखते हैं, कभी आप पैदा हुए हैं, पैदा होकर आप फिर जो है बाल्यावस्था में आए, बाल्य से किशोरावस्था, फिर जो है आपका प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मर गए, फिर आप कहीं पर जन्म होगा फिर व्यक्ति का, फिर वो पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा बुढ़ा होगा, फिर एक प्रकार से मर जाएगा, फिर इस तरीके से इसे बच्चे से बूढ़े, फिर मर जाना, फिर बच्चे से बूढ़ा, इस तरीके से परिवर्तन, फिर वहीं पर आकर के जाते, यानी जहाँ से चले थे फिर वहीं पर आकर के रुक जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन तृतीय प्रतिमान या चतुर्थ प्रतिमान में आता है और बेसिकली इसको चक्रीय परिवर्तन या तरंगीय प्रतिमान आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रतिमान हो गए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर कई प्रकार से हैं, समझते हैं भाई। सोशल चेंजमेंट एंड कल्चरल चेंजमेंट। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होता है। सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से होता है, यानी समाज में होने वाले या सामाजिक जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जब उसमें परिवर्तन होता है, सामाजिक जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन होने को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि सांस्कृतिक क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि एक संस्कृति में समाज एक छोटी सी पहलू या छोटी सी इकाई के रूप में होता है। संस्कृति बड़ा यानी कल्चर बहुत बड़ा होता है और समाज छोटा होता है, उसके हिसाब से इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें भौतिक तथा अभौतिक सभी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, ठीक है। इसमें केवल सामाजिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, यानी जो आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि इसमें केवल अभौतिक चीज़ों में परिवर्तन होता है समाज में। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं टीवी, कूलर, ये सब बन गए, ये भी परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा। विचारों में परिवर्तन को भी सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती भौतिक, एक होती अभौतिक। भौतिक संस्कृति में टीवी, कूलर, पंखा, एसी, जो है रिमोट, बाजा, टीवी, रेडियो, वायुयान, तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट जो आपको दिखते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जो आपको नहीं दिखती है, तो अभौतिक संस्कृति में विकास आपका सामाजिक परिवर्तन के द्वारा होता है, यानी विचारों में परिवर्तन हुआ, मापदंडों में, मूल्यों में, ये सब परिवर्तन आपका हो गया सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन आपका हो गया, ठीक है, टीवी, कूलर, एसी, ये सब बन गया, ठीक है। अगला समझें, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है, एक इकाई के रूप में सामाजिक परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के किसी भी भाग में होने वाला परिवर्तन शामिल हो सकता है। अगला अंतर, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से आता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रसार और वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा होता है, ठीक है। चौथा अंतर, सामाजिक परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में अंतर हो गया। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये सब लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़े बारीकी के साथ आप लिख दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। देखिए, जॉन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतर को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझे जा सकते हैं सामाजिक संगठन, जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और समाज के कार्यों में होते हैं। तो समाज के ढांचे या समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ऐसा किंग्सले डेविस कहते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को लेकर के मैंने ऑलरेडी सबको समझा रखा है, बहरहाल फिर भी आप यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लीजिए। तीसरे विद्वान है जॉनसन कहते हैं कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जॉनसन क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना में सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक जो है आपका जो संबंध होता है, वो सब आपके सामाजिक संरचना में आ जाते हैं। तो जब इनमें परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन उसको हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सरल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको इनका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रश्न पता है, दिमाग में पता है कि हाँ सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लिखनी, तो आप लिख सकते हैं। एक विद्वान की परिभाषा याद है, एक विद्वान की परिभाषा लिखिए, फिर उसका नाम आपका नाम नहीं याद आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो आप क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में एक नई परिभाषा आप बना दें, उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है, इस तरीके से दोनों परिभाषाओं के बाद में फिर अपनी एक परिभाषा लिख दें। तो इस तरीके से सारी विशेषताओं को एक में इंक्लूड करके तमाम परिभाषा बना करके लिख पाएंगे। तो बना करके लिखेंगे तो आपको नंबर, ये नहीं कि नंबर कट जाएगा, नंबर आपको मिलेगा। बहरहाल आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न, गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में, यानी जीवन जीने के लिए स्वीकृत विधियाँ होती हैं,
उनमें जब परिवर्तन होता है तो वो आपका सामाजिक परिवर्तन है। चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, चाहे सांस्कृतिक उपकरणों की वजह से हो, चाहे जनसंख्या के रूप में परिवर्तन होने से हो, विभिन्न सिद्धांतों के कारण हो, अथवा एक समूह में आविष्कार या संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हुआ हो, कोई मैटर नहीं करता कि उसका कारक क्या है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के कई कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, प्रौद्योगिकीय कारक हैं और तमाम प्रकार के कारक हैं। तो उन सभी कारकों के लिए एक प्रकार ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ों को समझना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू, और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चले, हाँ बेटा, बिल्कुल। एक मिनट रुकेंगे। प्लीज़ बेटा मोमेंट, एक मिनट, बस एक मिनट, कुछ अर्जेंट था, ठीक है बेटा। ओके, चले, हाँ। तो मैं कहा था कि ये आपका सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो ये आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे सारी चीज़ें, या फिर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा आप हमसे, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के कोर्स दोनों को लेने के लिए आपको मात्र 150 रुपये पेमेंट करने होंगे। वैसे तो आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए फीस 100 रुपये थी और फोर्थ सेमेस्टर की भी फीस 100 रुपये है, लेकिन दोनों को मिला करके अगर लेंगे तो आपको 150 रुपीज़ ही पड़ेगा। आप SMS कर दीजिएगा हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। तुरंत SMS करें, चूँकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र, अगर आप दोनों का लेना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन होना है और थर्ड सेमेस्टर का भी जो आपका पेपर लगा उसके लिए। फिर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना है तो 100 रुपये, और केवल अगर फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ना है तो 100 रुपये, ठीक है। लेकिन दोनों का साथ में लेंगे तो आपका 150 ही पड़ेगा। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में क्या अंतर है? स्थानीयकरण में होता, स्थानीयकरण का मतलब जानते क्या होता है? स्थानीयकरण का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु, मतलब कोई बहुत बड़े व्यापक धरातल पर कोई कल्चर या कोई सभ्यता विद्यमान है या कोई परंपरा विद्यमान है। अब वह परंपरा जो है, उस परंपरा का क्षीण होने लगे और धीरे धीरे करके एक स्थान विशेष पर वो एक प्रकार से केंद्रित हो जाए। तब जब वह परंपरा स्थान विशेष पर केंद्रित हो जाती है तो वह एक प्रकार से स्थानीयकरण होती है। इसके ठीक विपरीत अवधारणा होती है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण में क्या होता है कि कोई स्थान विशेष की कोई परंपरा जब वो अपना रूप बड़ा करने लगती धीरे धीरे करके और एक विश्व स्तर पर अपनी छाप पहचान बना लेती है, जैसे भोजपुरी भाषा, तो उस तरीके से क्या होता है, वो सार्वभौमिकरण कहलाता है। यूनिवर्सलाइजेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। अंतर दोनों में समझे। पहला, ऊपर तथा नीचे की दृष्टि से देखिए, स्थानीयकरण का आशय बृहत परंपराओं का नीचे की ओर यानी लघु परंपराओं की दिशा में विकास होता है। स्थानीयकरण में क्या होता है, कोई बृहत परंपरा छोटी परंपरा में, लघु परंपरा में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बृहत परंपरा अनेक छोटी छोटी जो है परंपराओं में या लघु परंपराओं को जन्म देती है। दूसरी ओर सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है लघु परंपराओं या स्थानीय परंपराओं का ऊपर की ओर विकास होना, यानी छोटी परंपराएं लघु परंपराएं बड़ी परंपरा का रूप धारण करती हैं, वो होता है सार्वभौमिकरण। इसका आशय यह है कि यह प्रक्रिया अनेक छोटी छोटी या लघु परंपराओं से मिलकर के एक बृहत परंपरा का निर्माण करती है। जबकि एक बृहत परंपरा जब एक प्रकार से कई छोटी छोटी परंपराओं में टूट करके और एक प्रकार से अलग अलग हो जाती है, वह परंपरा का जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार के कन्वर्जेशन की, वो होता है आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है इसका, स्थानीयकरण होता है वो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखें अंतर, देखें
स्थानीयकरण की प्रक्रिया परंपराओं के क्षेत्र को सीमित करती है। स्थानीयकरण के द्वारा क्या होता है, प्रक्रिया जो होती है स्थानीयकरण की प्रक्रिया या परंपराओं का जो क्षेत्र होता है उसको छोटा करती है, सीमित करती है। इस प्रकार इस अवधारणा में धार्मिक जीवन से संबंधित संकीर्णता का भाव निहित रहता है, यानी ये एक प्रकार से धीरे धीरे लघु परंपरा की ओर कन्वर्ट होती है, यानी कि छोटा हो जाती है। सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया इससे विपरीत परंपरा के प्रभाव के क्षेत्र को यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती, विस्तार करती है। ठीक है। तीसरा अंतर प्रभाव के दृष्टि से, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के प्रभाव में वृद्धि होने से स्थानीय विश्वासों और कर्मकांडों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया स्थानीय कर्मकांडों के फैलाव की विरोधी होती है। ठीक है। तो स्थानीय कर्मकांडों का फैलाव को रोकती है, जबकि इसमें स्थानीयकरण में क्या होता है कि जो स्थान विशेष की परंपरा होती है उसको खूब बढ़ावा मिलता है उस क्षेत्र में, और इसी वजह से वो छोटी रह जाती है। लेकिन जो सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो कुछ कमियां रहती हैं, कर्मकांड और रहते हैं, या फिर जो कुछ ढीलापन रहता है उसको खत्म करके एक ब्रॉड परंपरा में कन्वर्ट करने के लिए एक नवीन प्रकार की अवधारणा एक प्रकार से सामने आती है। ठीक है। आगे देखेंगे चौथा अंतर सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण में परंपराओं के जन्म की दृष्टि से। देखिए, स्थानीयकरण की प्रक्रिया कई नए विश्वासों अथवा कर्मकांडों को जन्म नहीं देती है। ठीक है। तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया नए विश्वासों और कर्मकांडों को जन्म नहीं देती है, बल्कि जो पहले से ही परंपरा विद्यमान है, पहले से जो विश्वास विद्यमान है उसी के पदचिन्हों पर चलती है, किसी बड़ी परंपरा के तत्वों को अनेक छोटी छोटी परंपराओं के रूप में विकसित कर लेती है। दूसरी ओर सार्वभौमिकीकरण में क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक छोटी छोटी परंपराओं से एक ऐसी नई परंपरा का निर्माण किया जाता है जिसकी विशेषताएं मूल लघु परंपराओं से पूरी तरह से अलग होती हैं, और एक बहुत ही ब्रॉड स्तर पर चीज़ें होती हैं जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान हैं, तमाम प्रकार के सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू विद्यमान रहते हैं, तो होती है सार्वभौमिकीकरण। ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? देखें, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए तथा आशय स्पष्ट कीजिए। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, खुराना कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सोशल रेबेल्यू आंदोलन को क्या कहते हैं? आंदोलन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आंदोलन को क्या कहते हैं भाई? आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मूवमेंट। बिल्कुल, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रतिरोध, अस्थायित्व तथा स्थिरता के से संबंधित सामूहिक क्रिया का नाम होता है। किससे? सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रतिरोध, अस्थायित्व और स्थिरता से रिलेटेड सामूहिक क्रिया होती है। इसमें तमाम व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, एक संगठन बनता है और कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज में आंदोलन किए जाते हैं, जो सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है और उनका सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध भी होता है। क्लियर? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज की ही वे अभिव्यक्तियां हैं जो समाज को यह संज्ञान कराती हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो उचित है उसके लिए समर्थन में खड़े होना, जो अनुचित है उसके विरोध में खड़े होना ही आंदोलन होता है। एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन जो कि समाज विरोधी कार्यक्रमों का विरोध करता है, समाज के खिलाफ अगर कोई काम होता तो उसका विरोध करता है, समाज के लिए जो काम एक प्रकार से अच्छा होता है उसको बताने का काम करता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है, इसको भी बताने के लिए सामाजिक संगठन सामने आता है, तो वो सामाजिक एक प्रकार से आंदोलन के रूप में उभरता है। रुडोल्फ हेबरले कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन का संबंध व्यक्तियों की इच्छा शक्ति तथा क्षमता से होता है, जिनके ऐच्छिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय, निर्धारित स्थान तथा निरंतर प्रक्रिया की सीमा में एक व्यक्ति समूह अपना मूल्यांकन करता है। यानी सामाजिक आंदोलन का संबंध क्या होता है? व्यक्तियों की इच्छा शक्ति से और क्षमता से होता है व्यक्तियों की। ठीक है, जिनके ऐच्छिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय, निश्चित स्थान और निरंतर प्रक्रिया के द्वारा एक निरंतर प्रक्रिया की सीमा में एक व्यक्ति समूह अथवा मूल्यांकन करता है, और इस तरीके से वो चेंज भी आता। सामाजिक आंदोलन के द्वारा समाज का स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है, और अपने काम को या अपने उद्देश्यों को मनवाना एक प्रकार सरकार के द्वारा भी इसमें निहित होता है। डॉक्टर एडी केसरी कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसी विधि, एक ऐसी मेथड है जिसके माध्यम से किसी सामाजिक व्यवस्था के विरोधी सामाजिक संरचना से संबंध उपायों में विरोध स्वरूप अपना अस्तित्व जमा लेते हैं और उसको नहीं होने देते। जो समाज के लिए अनुचित है या जो उनके लिए अनुचित है उसको नहीं होने देते। ठीक है, ऐसे तमाम आंदोलन आपको देखने को मिले हैं समाज में। पहला आंदोलन है कृषक आंदोलन। देखिए, ऐसे कई आंदोलन हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो मतलब अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है,
कृषक आंदोलन क्या है? कृषक आंदोलन यानी जब कृषि करने वाले लोग जब आंदोलन करते तो उसी को कृषक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, देखें, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसमें कृषक आंदोलन बहुत सारा हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण से कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो जाती है। भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमज़ोर हो जाते हैं, रुपया पैसा कम कमाने लगते हैं, या उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता है। उन पर टैक्स ज़्यादा लाद दिया जाता है, जो ज़्यादा खेतों से कमाते हैं वो सारा टैक्स में चला जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों, जमींदारी क्षेत्रों में बेगार प्रथा की कठोरता तथा अनेक नियम विरुद्ध बेदखली से परेशान होने के कारण कृषक आंदोलन सक्रिय होता गया। किसान महाजनों से बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था। कर्जा लेकर के फिर वो टैक्स भरते थे। क्लियर? और लगातार कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ी हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ। प्रारंभिक कृषक आंदोलन में नील आंदोलन, जो बंगाल में 1859-60 ईस्वी में सक्रिय हुआ। 20वीं शताब्दी का कृषक आंदोलन 19वीं सदी के कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी और संगठित और सफल रहा। चूँकि लगातार कृषकों पर जब टैक्स बढ़ता जा रहा था, उनमें एक प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, वो खुद कमा खा नहीं पा रहे थे, उनसे जबरन टैक्स लिया जा रहा था मारपीट करके। तो ऐसे में एक प्रकार से उन लोगों ने इसका विरोध किया, और इसके विरोध करने के लिए चाहे खेड़ा का आंदोलन रहा हो, चाहे चंपारण का आंदोलन रहा हो, तमाम प्रकार के आंदोलन किसानों के द्वारा किए गए, कृषकों के द्वारा किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, श्रमिक आंदोलन। कृषक आंदोलन से थोड़ा सा अलग होता है श्रमिक आंदोलन। श्रम जैसे खान वगैरह में काम करने वाले लोग जो हो गए, या मिल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, वो श्रमिक होते हैं। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा आवश्यकता के अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था। श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए कारखाने के अंदर और कारखाने के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और श्रमिक लोग इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ आगे बढ़ाते हैं, और अपनी इच्छा या अपने लिए जो उनके लिए उचित होता है उसको मनवाने के लिए लोग धरने पर बैठते हैं। तो आंदोलन श्रमिकों ने भी बहुत सारे किए, क्योंकि श्रमिकों को जब उनके लिए उचित एक प्रकार से व्यवस्था नहीं की जाती है, क्योंकि श्रमिक लोग अपने जान की बाजी लगा करके काम करते, खानों में, माइंस में, कारखानों में, अपने जीवन की परवाह किए बिना, तो उनको पैसे रुपए ठीक ठाक मात्रा में देना चाहिए कंपनी के मालिकों को। और जब वही कंपनी के मालिक उनके और उनके आश्रितों की एक प्रकार से देखभाल नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक आंदोलन होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो ये होगा श्रमिक आंदोलन। ऐसे ही अगला आंदोलन होता है दलित आंदोलन। ठीक है, दलित से आप क्या समझते हैं? दलित किसे कहते हैं? दलित से आप क्या समझते हैं? देखिए, अस्पृश्यों यानी दलितों को विभिन्न नियोग्यताओं का सामना करना पड़ा है, जिससे उनका जीवन नरकमय हो जाता है। दलित लोगों को पहले एक प्रकार से मंदिर में जाना हुआ, जिस कुएं पर ठाकुर और ब्राह्मण स्नान करते हैं उस पे जो है, या ठाकुर जिस पे आप स्नान करते हैं, या जो जिस पर ब्राह्मण स्नान करते हैं वहाँ पर, या जिस पे वैश्य स्नान करते हैं, तो वैश्य लोग भी शूद्रों को स्नान करने से वंचित कर देते थे। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, शूद्र में भी कई जातियाँ होती थी जो अपने आप को उच्च कहती थी, वो भी उनको नहीं मतलब कि छुआछूत में, आप शूद्रों में कुछ जातियों को ही केवल छुआछूत के अंतर्गत रखा गया। मतलब उसमें भी आप देखेंगे तमाम प्रकार के, तो जातिवाद इतना भयानक हो गया जाति व्यवस्था में। आप देखते हैं चूंकि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, वर्ण व्यवस्था में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा शूद्रों को, लेकिन जब वही व्यवस्था मध्यकाल में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तब वो दिक्कत का सामना शूद्र लोग करने पड़ते हैं, और उनको कई जगहों से वंचित किया जाता है, और उसके कई कारण भी बताए जाते हैं। हालांकि वो कारण जो हैं अलग अलग मापदंडों में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर दलित क्या है? वे जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है दलित। ठीक है, चूंकि उनका जीवन जब ऐसे होता है कि भाई तुमको ये नहीं करना, तुमको नहीं करना है, तो करना क्या है फिर भाई? तो जहाँ सवर्ण दलितों से अपने आप को बचाते हैं, वहीं पर दलित भी परंपरागत विचारधारा के कारण से इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं उनसे किसी सवर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो जाए। इसे अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। कभी कभी मंदिर में या उसको छू लेने से, ठीक है, हमको दिक्कत हो जाएगी, नहाना पड़ेगा, ऐसे पहले होता था। डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोग्यताओं से पीड़ित हैं,
जिनमें बहुत सी नियोग्यताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुमको ये करना है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से बिल्कुल गलत है। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा उस सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा रूपी अगर दूध पीने की ज़रूरत है तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करके उच्च पद पर आप जब बैठेंगे आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी होंगे वो सलामी ठोकेंगे, ठीक है। और छूने की बात क्या, आपके अगर आप कहोगे कि भैया चलो एक थाली में खाते हैं या पानी पीते हैं, चाय पीते साथ में, तो चुस्की लेकर के चाय पियेंगे, ठीक है, और आपके साथ बैठकर सारी चीज़ें होंगी। आजकल तो भाई आधुनिक समाज है, तो अब कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, ये सब कोई उतना भेदभाव बंद हो चुका है। अस्पृश्यता के को लेकर के कानून बन चुका तमाम सारा। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में मौजूद ही है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, मौलिक अधिकार है। अगर आपको कोई छूने या इससे मना करता है, देखिए आप ऐसा नहीं जाकर किसी को भी छू लेंगे अपने मन से, ऐसा भी नहीं होता है। आप बढ़िया साबुन सोडा लगा करके, क्रीम पाउडर लगा रहेंगे तो किसी को छुएंगे तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब आप उससे बातचीत करते हो, पहले से जानते हो, तब आप उसको छूइएगा। नहीं तो ऐसे कोई लड़की जा रही आ जाकर के छू लेंगे तो तुरंत मारेगी 2 सैंडल निकाल करके, ठीक है। ये भी ये छुआछूत वाले में नहीं लिखा है। वो छुआछूत जो पहले होता था जाति के नाम पर, वो छुआछूत खत्म किया गया है, ठीक है। बाकी ऐसा हो जाए तो एक दूसरे को लोग छूने ही लगे दौड़ दौड़ करके, बाजार में कोई चल ना पाए। डॉक्टर के.एन. शर्मा कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, यानी उसको नहाना पड़े, ठीक है। तो ये होता है अस्पृश्यता का मतलब। जैसे मान लेते हैं कोई निम्न जाति का व्यक्ति होता था पहले, और कोई ब्राह्मण पंडित जी जो है बढ़िया स्नान वस्नान करके पूजा कर रहे हैं मंदिर पर बैठ करके, अब अस्पृश्य जाति का व्यक्ति जो है पहुंच गया, पंडित जी को छू लिया, पंडित जी कहा पंडित जी चलो वहाँ पे कुछ आम आपके चलो ये हो गया, तो उसको छू लिया। या पंडित जी खाना बना रहे हैं और उधर जो है बिना नहाए कोई चला जाए, चाहे वो पंडित का ही घर का क्यों ना हो। आज भी हमारे दादा वादा जी हैं, जैसे अगर हम ही लोग हैं अभी नहाए ना हो और वो खाना खा रहे हैं, या फिर बिना नहाए या बिना मतलब चप्पल पहन के आप आज भी किचन में नहीं जा सकते हो, चप्पल घर के बाहर ही सब निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे रूम में भी आप चप्पल नहीं देखेंगे, चप्पल रूम के बाहर ही मिलेगा आपको, कोई भी चप्पल, वो सब चप्पल जो पहना जाता है कि भाई शहरों वाला चप्पल, वो सब भी नहीं रहता है, सब बाहर निकालो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आज भी किचन में चप्पल पहन के कोई खाना नहीं बना सकता हमारे यहाँ पे। इसके साथ ही साथ हमारे दादाजी या पिताजी या दादाजी जैसे पंडित जी लोग हैं, मतलब कि कथा वथा बाँचते, तो अगर उनके खाने खा रहे हैं और सामने से निकल जाओ तब भी कहते हैं दूर से जा, क्योंकि वो क्या करते हैं, शालिग्राम भगवान होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका भोग लगाते हैं तो खाना एकदम से फर्च वर्च बनवाते हैं। और यही कारण था कि भाई वो एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो क्षत्रिय का, चाहे शूद्र का, चाहे वैश्य का, अगर उनके आसपास भी दिखाई पड़ो, मतलब आगे पीछे, तो भाई चूंकि आप साफ सुथरे नहीं हैं या नहाए धोए नहीं हैं, इस वजह से कोई लोग डांटे होंगे। अब इसी को कोई किसी ने देखा होगा कि भाई अरे वो पंडित जी डांट दिए हैं, तो ऐसे में वही धारणा धीरे धीरे बन के चली आई हुई होगी। और ऐसे में बिना कोई व्यक्ति साफ सुथरा भी है, कोई साफ सुथरा हम तो करे बना करके खाना दे तो आप खा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर भाई वो खाना गंदा है, नहीं अच्छा लग रहा, तो क्यों खाएगा कोई व्यक्ति। तो हो सकता है ये परंपरा पहले धीरे से ये चीज़ चले हों, लेकिन धीरे धीरे करके ये परंपरा बिगड़ती चली गई। आज जो परंपरा विद्यमान है वो मान लेते ठीक ठाक परंपरा हो चुकी है, सभी लोग एक साथ मिलकर के खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत परंपरा जटिल हो गई, ऐसे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा दुख का, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हीनता का महसूस करना पड़ा दलितों को, ठीक है। तो ये थे दलित। अगला प्रश्न दलित आंदोलन। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दलितों ने आंदोलन चलाया कई प्रकार के। दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की आवाज़ को उठाया। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे। दक्षिण में नडारो आंदोलन हुआ, पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन हुआ, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन हुआ, ठीक है, आदि प्रारंभ किए गए। तमाम प्रकार के आंदोलन हुए जिससे दलितों को उनकी जो है अधिकार मिले और उनको एक प्रकार से सबके समक्ष माना गया और सबके समान माना गया। अगला प्रश्न, ऐसे ही महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। महिलाओं लोगों को भी, जैसे आप देखते हैं पूजा पाठ में एक प्रकार से उतने महिलाओं को भी कहीं कहीं पर आप देखते हैं उनको उनके अधिकार, उनको भाई पर्दा यहाँ तक घूंघट काटना है या उनको एक प्रकार से बाहर नहीं निकलना जैसे लड़के जाते हैं, तो वो सब अधिकार दिलाने के लिए ठीक है आंदोलन किए गए। 19वीं सदी के आरंभ में ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बना करके उनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किया।
महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। अनेक संगठन बने इसको लेकर के, जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया 1828 में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुई दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इन सभी संगठन ने या इन सभी जो है संस्थाओं ने महिला आंदोलन को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि तमाम प्रकार के आंदोलन महिलाओं के द्वारा किए गए, जो महिलाओं को उनके अधिकार जो वंचित किए गए थे उन अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन क्या है भैया? देखिए, पर्यावरण आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिनमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं, संरक्षित रह सके। पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट जो आ रही है उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है, यानी पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें घटोत्तरी ना हो, उसमें बढ़ोतरी होने के लिए आंदोलन चलाए गए। इसके अंतर्गत उन नीतियों और उन प्रथाओं में संशोधन की बात की जाने लगी या की जाती जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है, यानी कि ऐसे कानून जो पर्यावरण के लिए एक प्रकार से हितकर नहीं है उनको एक प्रकार से उनको ख़त्म किया जाए। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन में उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन जो था उसमें पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे लोग, ठीक है, कि भाई पहले मुझे को काटो फिर पेड़ को काटना, तो पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। भागीरथी और टिहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन, जिसपे भागीरथी नदी पर जो बांध वगैरह बनाए जाते थे तो टिहरी बांध पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बांध बनने से पूरा जंगल विनाश हो जाता है, नदियाँ एक प्रकार से अपने मंतव्य के तरीके से नहीं बढ़ पाती आगे, ठीक है। इसके अलावा और तमाम काम होते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता है। इसको कम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए तमाम काम किए गए। मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। अच्छा, जब बांध बनते नदियों पर तो उससे क्या होता है, आसपास के एरिया में पानी भर जाता है, जिससे तमाम जीव जंतुओं का नुकसान होता है, तमाम वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। फ़ायदा भी बहुत होता है लेकिन नुकसान बहुत होता है, तो इसके विरोध में हमेशा आंदोलन चलाए गए। बांध वगैरह बनने के खिलाफ तमाम आंदोलन किए गए वहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है, तो ये सब पर्यावरणीय आंदोलन थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दलितों की धार्मिक नियोग्यता की व्याख्या कीजिए। पहली बात देखिए, दलितों को अपवित्र माना गया है और उन पर कई नियोग्यताएं लाद दी गई हैं। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, नदी घाटों के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था पहले। इन्हें वेदों का और अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई थी पहले, लेकिन अब सभी चीज़ों की आज्ञा मिली हुई है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। देखिए, वेदों को पढ़ने का एक नियम था पहले कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था उसका जो है मतलब कि एक जो है संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार के दौरान यज्ञोपवीत पहना जाता था। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमक शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत पहनने के बाद में व्यक्ति जो होता था पवित्र माना जाता था। अब वो व्यक्ति जन्म जायते शूद्रः, यानी जन्म से हर कोई व्यक्ति शूद्र होता है, हर कोई व्यक्ति शूद्र के समान होता है, या वो एक प्रकार से उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना अच्छा एक जो है जब उसका तमाम संस्कार हो जाता था। तो संस्कार के द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वह व्यक्ति पढ़ने के अधिकारी होता है, विद्यारंभ के लिए अधिकारी होता है, वेदों को छूने का, वेदों को पढ़ने का अधिकारी होता है जब वो यज्ञोपवीत धारण करता था। तो कोई भी शूद्र, वैश्य या फिर ब्राह्मण या क्षत्रिय अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण करता था तो उसको वेद नहीं छूने दिया जाता था। आज भी यह नियम है। तो अगर आप आज, मेरी यज्ञोपवीत अभी नहीं हुई है लेकिन मैं इसीलिए वेद को मैं नहीं छूता हूँ, ठीक है, जबकि वेद हमारे घर पे रखे हुए हैं। बाकी अन्य ग्रंथ वगैरह छू सकते हैं लेकिन वेद को आज भी पढ़ने का अधिकार आप नहीं पाएंगे अगर आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिन शूद्रों का यज्ञोपवीत होता था वो छूने के अधिकारी होते थे, मंदिर में प्रवेश पाते थे, ये चीज़ें होती थीं। लेकिन जो शूद्र या फिर जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय जो नहीं धारण करते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनको नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन इसी का फायदा, चूंकि नियम ये था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने, कुछ चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ के पुजारी रहे हों या किसी बड़े एक प्रकार से वहदे पर रहे हों या कोई राजा महाराजा रहे हों, बीच में क्या हुआ कि ये जो मंतव्य था यज्ञोपवीत वाला, इसको ना ध्यान में रख करके, मतलब इसके आड़ में तमाम प्रकार की नियोग्यताएं शूद्रों पर लाद दी गई कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तुम इस नल से या इस कुआं से पानी नहीं पी सकते हो, यहाँ पर आप इस घाट पे स्नान नहीं कर सकते हो, तमाम नियोग्यताएं लाद दी गई। दूसरी बात, दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया।
दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन, कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्राद्ध और यज्ञ करवाने की आज्ञा नहीं दी गई थी। लेकिन आज क्या है, सभी जगहों पर ब्राह्मण लोग जाते हैं। जैसे हमारे घर में ब्राह्मण का परिवार है, मैं खुद बताऊं तो हमारे जैसे जजमानी प्रथा अभी भी गाँव में विद्यमान है। हमारे पिताजी दादाजी जो है सभी के यहाँ, हमारे जजमानों में जैसे कि तमाम प्रकार के जाति के, तमाम हर जाति के लोग हैं, चमार, ठीक है, और कोरी, तमाम जो जो जात, मौर्या, यादव जी, तमाम प्रकार के जाति के लोग हैं, सबके यहाँ पर जाते हैं। सबके यहाँ पर देखिए भोजन वो खुद ही बनाते खाते हैं और साथ में रहते हैं, तो चीज़ें होती हैं। लेकिन सबके यहाँ पर पूजा पाठ होती है अब, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन पहले के ज़माने में पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था। दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना जाता था और इसी कारण से इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। हिंदुओं में शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता था। इनमें अधिकांश को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं दिया जाता था। कुछ संस्कार जो थे दलितों के लिए नहीं थे, कुछ संस्कार थे जो दलित पढ़ता लिखता था उसका संस्कार भी किया जाता था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। पश्चिमीकरण क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। पश्चिमीकरण देखिए, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण एक पवित्र मतलब कि एक प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। पश्चिमीकरण मतलब कि पश्चिम के देश जैसे वस्त्र पहन रहे हैं, पश्चिम के देश की ऐसी बोली चाली है, भाषा है, उनके व्यवहार हैं, जब उन्हीं को हम अपनाते हैं, उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृतियों को जब हम अपनाते हैं, तो वो पश्चिमीकरण की यानी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पश्चिम के देशों के रीति रिवाज, उनके पहनावा ओढ़ावा, उनके जैसे रहन सहन को हम अपनाने लगते हैं, वही पश्चिमीकरण होता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण की अवधारणा को देते हैं। वो कहते हैं कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यंत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि 150 साल जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर रहे तो अपने वहाँ की कल्चर को हमारे पर थोप दिए, वही का प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को अपने आप में समाहित करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो पश्चिमीकरण क्या होता है, पश्चिम के देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इन सभी देशों से जो चीज़ें हो रही हैं उनको जब हम सीखते हैं तो वो होता है पश्चिमीकरण, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है, धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आजकल धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्म को लोग नहीं मानते, धर्म के जो मापदंड है, रीति रिवाज है, उसको खंडन करके वैज्ञानिक विचारधारा को फॉलो करते हैं और धर्म के जो विचार हैं या धर्म में जो बताई गई चीज़ें हैं उस पर तर्क करते हैं, उसको लेकर के तमाम प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं धर्म को लेकर के। तो ऐसे विचार जो होते हैं वो सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका धर्मनिरपेक्षीकरण। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं, श्रीनिवास की धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित होती है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता। उन्होंने उनका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाते हैं और धर्म में बताए गए मार्ग को लोग नहीं मानते हैं, मतलब आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते हैं, तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। पहले धर्म में जो लिखा था उसको स्पष्ट रूप से हम मानते थे हाथ जोड़ करके, लेकिन धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है कि जो धर्म में लिखा है वो एक प्रकार से उसकी तर्क के आधार पर उसका खंडन करते हैं। अगर वो सही है तो उसको मानते हैं और उसका वो थोड़ा सा भी लोच खाता तो वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। धर्म के प्रति एक प्रकार से धर्म के ऊपर विश्वास ना करना, धर्म के बताए हुए मार्ग पर विश्वास ना करना आंख मूंद करके, ठीक है, या धर्म के प्रति उन्मुख ना होना। अगला क्वेश्चन आ चुका भूमंडलीकरण, या इसी को वैश्वीकरण भी आप कह सकते हैं। किसी एक समाज यानी देश का अन्य समाजों के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है और इसी आदान प्रदान को भूमंडलीकरण कहते हैं। पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम के रूप में होता है। पूरा भूमंडल जो होता है उसमें अलग अलग देशों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको हम सीख लें और उससे एक संस्कृति का निर्माण हो, तो वो एक भूमंडलीकरण होता है। अलग अलग देशों का आदान प्रदान हो, संस्कृति का, कल्चर का, बुद्धि का विकास, मतलब की शिक्षा का, सभी का आदान प्रदान हो, वही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ब्लैक बेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है इसकी परिभाषा भूमंडलीकरण की। कहा गया कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है यानी एक प्रोग्रेस है, मतलब एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीति और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के संगीत, वेशभूषा और जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ है। यानी जहाँ तक आप देखते राजनीति में बदलाव हुआ, सोशल लाइफ चेंज हो गई,
व्यापारिक क्षेत्र जो है लगातार बढ़ा, संगीत, वेशभूषा, जनसंचार सब कुछ बदल गया वैश्वीकरण के द्वारा। कोई देश ने किसी चीज़ की खोज करी, वहाँ से लोगों ने, दूसरे देशों ने अपना लिया उसको, ठीक है। फिर तीसरे देशों ने, जैसे बुलेट ट्रेन आई, जापान में खोज हुई, जापान के से भारत में आ गई। तो ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों का खोज हुआ और अलग पूरे देश में वो फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया। ये सार्वभौमिकीकरण या वैश्वीकरण होता है। पूरा विश्व एक ग्राम की भांति, एक गाँव की भांति ट्रीटमेंट करता है और एक दूसरे से जो अच्छाइयाँ होती है उसको सीखते हैं, बुराइयों को निकालते हैं अपनी संस्कृति से। तो इस प्रकार का होता है आपका वैश्वीकरण। रूड रबर, रूड रबर कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक यानी कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल जो रिलेशंस होते हैं उनकी स्थापना में भौगोलिक दूरी की एक कारक के रूप में महत्व कम हो जाती है। यानी जो भौगोलिक दूरी की, भाई अमेरिका बहुत दूर है तो इसमें भौगोलिक दूरी नगण्य मानी जाएगी और अमेरिका की जो चीज़ लोग करते हैं उसको आप टीवी पर बैठ करके यहीं पर देख पाएंगे और उनके ऐसा व्यवहार वगैरह करने लगेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो कल्चर हो रहा है वहाँ पर अमेरिका के लोग फॉलो कर लें। तो ऐसे ऐसे सभी देश के बारे में लोग जान जाते हैं घर पे बैठ करके ही। तो ये भूमंडलीकरण के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम पूरे देश को एक गांव मान करके उसकी अच्छाइयों बुराइयों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्थानीयकरण क्या होता है। स्थानीयकरण तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए, स्थानीयकरण जो होता है किसी बृहत अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापन करने की एक प्रक्रिया है। जब कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है, कई बृहत परंपरा एक छोटी छोटी लघु परंपराओं में टूट करके बिखर जाती है, वो परंपरा होती है स्थानीयकरण की। और इसके विपरीत सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, यूनिवर्सलाइजेशन जो होता है, उसमें छोटी छोटी परंपराएं मिलकर के एक बड़ी परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। श्रीमती मैकी मेरियट कहती हैं, उन्होंने अपने लघु और बृहत परंपरा के सिद्धांत में इसका प्रयोग इस अर्थ में किया कि जब बृहत परंपरा का प्रयोग छोटे क्षेत्र के ऊपर किया जाने लगता है, अर्थात उसे लघु परंपरा के रूप में देखा जाने लगता है बड़ी परंपरा को, तो उससे स्थानीयकरण की प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया में देशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवहारों को स्थानीय आधार पर लागू होने का प्रयास किया जाता है। मैकी मेरिट कहते हैं कि जब बृहत परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उनका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसा पहले था वैसा नहीं रहता, वो खंडित हो जाता, टूट जाता है, वे लघु परंपरा के एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, इस तरीके से स्थानीयकरण होता है। स्थानीयकरण की क्या विशेषताएं होती हैं समझने, मैं स्थानीयकरण के बारे में बता चुका हूँ। स्थानीयकरण की विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहत परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया लघु समुदायों की संरचनात्मक शक्ति को प्रकट करती हैं। इसके अलावा स्थानीयकरण की प्रक्रिया के कारण से बृहत परंपराओं के प्रारंभिक स्वरूप जो धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं वो परिवर्तित होकर के नए स्वरूप में परिलक्षित हो जाते हैं, ठीक है। जो लिखा है वो सब एक प्रकार से बदल करके दूसरा हो जाता है। अगला है आपका सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकीकरण क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, इसका ठीक विपरीत होता है। सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने किया था, सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया था। मैकी मेरिट ने सार्वभौमिकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसे अधिक विस्तार देने के व्यापक अर्थ में किया है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए किया है। तो मैकी मेरिट ने सार्वभौमिकीकरण की परिभाषा भी दी है। देखिए, स्थानीयकरण में बृहत परंपरा छोटी छोटी परंपरा में टूट जाती है, लेकिन सार्वभौमिकीकरण में छोटी छोटी परंपरा मिलकर के एक बड़ी परंपरा का निर्माण हो जाता है। क्लियर। मैकी मेरियट ने सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा कि जब लघु परंपरा के तत्व, जैसे कि कोई देवी है छोटे परंपरा में, कोई देवता, कोई प्रथाएं, कोई संस्कार प्रचलित है छोटी परंपरा में, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र जो होता है बड़ा हो जाता है, विस्तृत। यानी जो देवी देवता को मान लेते हैं कोई ए समाज है या ए कोई परंपरा है, उसमें मान लेते हैं कोई, मतलब कि जो है मान लेते हैं कि कोई जैसे कि कोई नई दुर्गा जी, मान लेते दुर्गा माता है। अब दुर्गा माता जो है उसको एक प्रकार से मानते हैं, भारतीय समाज के लोग मानते हैं। अब ये क्या हो कि दुर्गा जी का वर्चस्व बढ़ता जाए और यही दुर्गा जी जो है अमेरिका के लोग दुर्गा जी को मानने लगे, ब्रिटेन के लोग भी दुर्गा जी की पूजा करने लगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो जान लीजिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाए, उनका मूल्य स्वरूप परिवर्तित हो जाए और वो बृहत परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकीकरण कहा जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक आंदोलन क्या होता है, मैंने आपको बता रखा, सामाजिक आंदोलन परिभाषा हो चुकी है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। यह प्रयास अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है, लंबे समय में भी परिवर्तन हो सकता है और कम समय में भी परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समन्वित व्यवहार है जिससे वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है।
परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता है जो न्यून अधिक अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है। हर एक समाज में सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। हर्बर्ट विलोमर कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। टर्नर और ये कहते हैं, क्या नाम है, टर्नर और किलन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता अपितु उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन को बल भी मिलता है और सामाजिक परिवर्तन का विरोध भी कभी कभी होने लगता है। जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है उनका विरोध होता है, जो समाज के लिए आवश्यक है उनका समर्थन होता है सामाजिक आंदोलन के द्वारा। इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा मिलती है। यानी जो चीज़ें हमको चाहिए उसको मोटिवेशन देते हैं, समाज में परिवर्तन को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अवांछनीय परिवर्तन जो जरूरी नहीं है उस प्रकार के परिवर्तन का विरोध हम करते हैं सामाजिक आंदोलन के माध्यम से। तो ये तो सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के प्रकार बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। सामाजिक आंदोलन के प्रकार देखिए, सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार हैं। सामाजिक आंदोलन जो शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध अथवा किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्य सामाजिक आंदोलन और दूसरा है विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। विशिष्ट सामाजिक आंदोलन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रथम क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन और दूसरा है सुधारवादी आंदोलन। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी आंदोलन होता है जिसमें धार्मिक आंदोलन और शोभनाचार आंदोलन भी शामिल हो सकता है। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन क्या होता है? देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन की अगर बात की जाए तो सामाजिक सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन का वह प्रकार है जो सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसके दोषों को निराकरण करने का प्रयास करता है। सामाजिक सुधार आंदोलन वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण से एक नए सामाजिक संगठन का निर्माण, नए मूल्यों के प्रति झुकाव तथा उचित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। सुधार आंदोलन को लोग आदर के साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसे आदर्श प्रारूप देने का प्रयत्न करता है। यानी वो पुरानी परंपरा का विरोध नहीं करता, पुरानी परंपरा में कुछ नई चीज़ों को शामिल करके पुरानी परंपरा को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। सुधारवादी आंदोलन जो कमियां होती हैं आंदोलन मतलब की कमियां होती हैं हमारे परंपराओं में, प्रथाओं में, उन कमियों को दूर करके कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करके उसको और बढ़ाते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करते हैं, सुधारवादी आंदोलन करने के जनक माने जाते हैं। ठीक है, सत्य जो है विवेकानंद जी हो गए, एनी बेसेंट हो गई। ठीक है, ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, तमाम लोग। ठीक है, दयानंद सरस्वती। वर्तमान सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्य में सहायक सिद्ध होती हैं, जैसे कि विद्यालय हमको अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, मंदिर, प्रेस, क्लब और सरकार आदि के माध्यम से सुधार आंदोलन को बल मिलता है। सुधार आंदोलन की यह विशेषता है कि जनमत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जनता जो होती है उसके अकॉर्डिंग काम होता है और उन्हीं की परंपराओं में, जनता की परंपराओं में जनता के अनुसार ही परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सुधार आंदोलन का उद्देश्य देखिए, सुधार आंदोलन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किए जाते हैं, परंतु सामाजिक समस्याएं जिनको केंद्र मान करके सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए हैं वे हैं जैसे बाल विवाह को लेकर के बाल विवाह में सुधार किया गया और 18 साल पर लड़कियों की शादी और 21 साल पर लड़कों की शादी की व्यवस्था की गई। विधवा विवाह, पहले क्या होता था कि भाई सती प्रथा जब बैन हुई, सती प्रथा में क्या एक महिला जो होती थी उसका पति मर जाता था तो अपने पति के स्थान मतलब पति के साथ वो भी चिता में कूद जाती थी। ठीक है, तो विधवाएं नहीं बचती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब सती प्रथा पर रोक लगी 1829 में तो फिर विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, तो विधवाओं को कंट्रोल है, विधवाओं की शादी चूंकि लोग करते नहीं थे तो विधवाओं की विवाह के लिए व्यवस्था की गई और मतलब हिंदू धर्म में सुधार किया गया कि विधवाओं का विवाह होगा, तो विधवा विवाह पर बल दिया गया। दहेज को खत्म करने का प्रयास किया गया, बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाई गई, विवाह विच्छेद की समस्या मतलब विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई, यानी कि विवाह विच्छेद मतलब कि तलाक। हिंदू धर्म में तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1854-55 के बाद में मतलब 1854 1954-55 के बाद में विशेष विवाह अधिनियम आता है और उसमें एक प्रकार 1954 या 55 में। ठीक है, और उसमें मतलब कि अब जो है हिंदू धर्म में भी क्या होने लगता है, हिंदू धर्म में भी विवाह विच्छेद यानी तलाक की व्यवस्था कर दी गई। अंतर्जातीय विवाह पर एक प्रकार से को मिला कि दूसरी जात में विवाह भी कर सकते हैं। नारी शिक्षा की कमी जो थी उसको दूर किया गया, नारी की परिस्थिति में सुधार आया, अस्पृश्यता का खत्म किया गया, वेश्यावृत्ति को खत्म करने का प्रयास, नशाखोरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर एक प्रकार सुधारवादी आंदोलन ने काम किया और इन सभी को खत्म करने का प्रयास किया, इन सभी में सुधार करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सामाजिक क्रांति क्या होती है? देखिए, सामाजिक क्रांति अति लघु उत्तरी में आएगा। सामाजिक क्रांति से तात्पर्य परंपरा से चली आ रही
सामाजिक व्यवस्था में उस मूलभूत परिवर्तन से है जिसके लिए समाज जागरूक नहीं रहता है। यह परिवर्तन भी इस प्रकार का होता है जिससे सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का बिना ख्याल किए ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्रांति के फलस्वरूप सरकार के रूप में परिवर्तन हो जाता है, समाज में एकता की कमी हो जाती है, सामाजिक अस्त व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। सामाजिक क्रांति के बाद में पूरा समाज बदल जाता है। हापर ने लिखा कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र सामाजिक परिवर्तन है, बहुत तेज गति से होता है और अचानक से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंध रखने वाली जो राजनीतिक कड़ियाँ होती हैं वो सब टूट जाती हैं। सरकार अस्थायी रूप से नहीं रह पाती है और ना ही कार्यशील सत्ता के रूप में कार्य कर पाती, सरकारें नष्ट हो जाती हैं, पूरा सिस्टम में खिलाफ हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है सामाजिक परिवर्तन में। आज विश्व समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक सूचना प्रौद्योगिकी है। आजकल जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, तमाम प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है जिससे आप घर बैठे दुनिया भर में कहीं पर बातचीत कर सकते हैं। आजकल मोबाइल के द्वारा आप लोग घर में लेट करके ही दुनिया भर के सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, फेसबुक फ्रेंड बना लेते हैं। वैसे फ्रेंड से बात नहीं करते, लेकिन फेसबुक के वाले फ्रेंड से बात करते हैं। आप किसी दूसरे के साथ बैठ करके चाय काफ़ी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ, फेसबुक पर क्या है कि कमेंट करके उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और डाउन भी करते हैं। तो जिससे सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तन किया है प्रौद्योगिकी ने, अपितु उसमें क्रांति का श्रीगणेश भी कर दिया है। परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे या कुछ डाक वगैरह के द्वारा होता था, ठीक है, फिर लेकिन आजकल क्या फ़ोन के माध्यम सारी बातें हो जाती हैं। 21वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा समाज बहुत तीव्र गति से बदला है। विज्ञान के अनेक चमत्कारों में एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर था, इसलिए एक स्थान पर घटी कोई घटना अन्य जगहों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। जैसे कि अमेरिका में कोई घटना घटित हुई तो भारत के लोग उसको नहीं जान पाते थे, भारत में घटित हुई अमेरिका के लोग नहीं जान पाते थे। आजकल पूरे संसार में कोई घटना कहीं पर घटित होती तुरंत आप जान पाते हो, और उस घटना में क्या हानियाँ हुई उसको जान पाते हो, उस घटना के लिए क्या क्या किया गया वो सब जान पाते हैं, और तमाम प्रकार की जानकारी इससे हमको मिल पाती है। इसके अलावा हलकारों, पक्षियों का सहारा सूचना भेजने के लिए पहले हम किया करते थे। डाक तार विभाग फिर खुला, उसके बाद में फिर छपाई की मशीनें आई, फिर टेलीफोन बना, बेतार का तार आया, और इस प्रकार सूचना प्रसारण का क्षेत्र बढ़ता गया। आज सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण से पूरा विश्व एक परिवार की भांति हो गया है, एक ग्लोबल नेटवर्क हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे संसार के बैठे कहीं पर लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी वीडियो को देख पाते हैं। यूट्यूब आप खोल लीजिए, दुनिया के सभी देश के चैनल बने हुए, सभी देश के बारे में आप जान पाते हैं, सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। पूरा विश्व एक परिवार की भांति हो गया सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो पूरा समाज कैसे बदला? जैसे परिवार में हुई प्रत्येक गतिविधि पर हर सदस्य को विदित होता जानकारी होती है, उसी प्रकार आज विश्व का समाज की प्रत्येक गतिविधि की सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को पता है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ पता है। टेलीविज़न और कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति ला करके सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित किया, बदल दिया है। सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक जो है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण के द्वारा जैसे कि कोई उच्च जाति है, उच्च जाति के क्रियाकलाप को अपना करके कोई निम्न जाति जो होती है, उच्च जाति की ऐसा मतलब निम्न कोई जाति है और वो जाति जो है उच्च जातियों के जैसा व्यवहार करती है, उच्च जाति के जैसा कपड़ा पहनती है, उनके जैसा खान पान रहन सहन सब कुछ करने लगती है, उन्हीं के जैसा बोलचाल, उन्हीं के समाज में बैठना उठना हुआ, तो धीरे धीरे करके जो होती वो जातियाँ जो होती हैं बड़ी जातियों का अनुकरण करके और खुद बड़ी जाति बन जाती हैं। धीरे धीरे 4-5 पीढ़ी बीतने के बाद में वो जाति उसी जाति में कन्वर्ट हो जाती है। ये एम.एन. श्रीनिवास ने दी है संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा वह जाति अपने से उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण, यानी अनुकरण माने नकल करती है, और इसलिए करती है ताकि उसकी परिस्थिति भी उच्च हो जाए, उसको भी लोग रिस्पेक्ट देने लगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने किया था, अतः उन्हीं के द्वारा परिभाषित इस शब्द का विवेचन अधिक उचित होगा। एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति मतलब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा, अपने जीवन पद्धति को बदल देते हैं।
जैसे ब्राह्मण जैसा करते हैं वैसे शूद्र करने लगते हैं और धीरे धीरे वो शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाते हैं। या ऐसे ही क्षत्रिय का काम कोई एक प्रकार से जो है वैश्य करने लगता है और वैश्य भी शूद्र बन मतलब कि वैश्य भी क्षत्रिय बन जाता है। यानी कि कोई निम्न जाति का लोग उच्च जाति का क्रियाकलाप, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अपना लेते हैं, पद्धति, जीवन पद्धति को अपना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति उच्च जाति जैसा सम्मान पाने लगता है समाज में और धीरे धीरे करके वह व्यक्ति उच्च जाति में कन्वर्ट भी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यानी जैसा यूरोपीय कंट्रीज के समाज जो है, उनका सामाजिक स्थिति है, उनकी इकोनॉमिकल सिस्टम है या राजनीतिक व्यवस्था है, उनको देख करके हम भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है आपका मॉडर्नाइजेशन। अर्थात आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है और वो उन्नत व्यवस्था हम मानते हैं कि पश्चिम का समाज है, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। केवल क्या पश्चिम के लोग जैसा कर रहे हैं वही आधुनिक हैं? आधुनिकता का मतलब ये है कि भाई केवल कटे फटे कपड़े पहन लेना ही आधुनिकता है, या जूते पहन करके और झोल झाल कपड़े पहन लेके आधुनिकता है? जैसे आजकल के हमारे एक्टर लोग जो हैं इतना झबरझुल्ला पैंट पहन लेते हैं, यहाँ तक इसे कुत्ता देख ले गांव का तो रपटा के नोचे उनको। ठीक है, ऐसे कपड़ा पहन लेंगे एकदम चौड़ा चौड़ा पैंट पूरा जैसे बेल बॉटम टाइप का। पहले लोग उसको पहनते थे बेल बॉटम का कपड़ा, यहाँ पर पतला होता था, ठीक है, जंघे के पास, और नीचे जो है वो फैला रहता था। आजकल तो देखो किस तरीके के ऊबड़ खाबड़ कपड़े पहने जा रहे हैं और लोग उसी को आधुनिक समझ रहे हैं। जो व्यक्ति एक प्रकार सीधा साधा कपड़ा पहनता है उनको लोग गंवार समझते हैं, पुराने ख्याल का समझते हैं। और जो व्यक्ति एक प्रकार से अपने बदन का जो है व्यापार कर रहा होता है या कटे फटे कपड़े पहन रहा होता है, डैमेज जीन्स पहन के निकल लो तो आपको पता लगेगा कि हाँ आप भाई मॉडर्न हैं। लेकिन अगर वही सीधी साधी जीन्स पहन के निकलो या फिर मान लो धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता पहन के निकलो, लोगों को लगेगा गंवार है। ये चीज़ें थोड़ी सी, कौन सा व्यक्ति ऐसा, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये डिसाइड करने पर कहता है कि क्या आधुनिक है क्या नहीं आधुनिक है? जैसे आज का जो समाज में जो चल रहा है, हो सकता है कि बहुत पहले भारतीय समाज में बहुत पहले हो चुका हो, या जो यूरोपीय कंट्रीज आज फॉलो कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप का नाम सुना होगा। एक लड़का एक लड़की एक साथ रहते हैं। अब वो आज तो रहते हैं इंग्लैंड में, और हमारी जनजाति जो पुरानी जनजातियाँ, उनमें कुछ जनजाति ऐसी जहाँ पर क्या होता था कि शादी से पहले 1 महीना पति पत्नी एक साथ रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, परखते थे, फिर उसके बाद में शादी होती थी। आज भी ये प्रथा वहाँ पर है। तो जो प्रथा आज हम लोग मॉडर्न समझ करके जो है लिविंग रिलेशनशिप में शहरों में रहते हैं, बम्बई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, वही चीज़ें आज आप देख रहे हैं कि वो पहले से जनजाति में विद्यमान है। तो जो चीज़ें हो सकता है आज हम कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वो आधुनिक हो जाए नहीं। आजकल इंग्लैंड के और ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान, इटली, सब के देश के, चाइना, अमेरिका, सब के लोग कहाँ पर भाग के आ रहे हैं? कुंभ मेले में आकर के अपना जो है स्नान ध्यान कर रहे हैं। वो एक धोती कुर्ता पहन करके, तिलक माथे पर लगा करके जो है जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको उजागर कर रहे हैं। तो इस तरीके के आप देखो, उनको लग रहा है कि ये आधुनिक है, हमको लग रहा है कि वो कटी फटी जीन्स पहनना आधुनिक है। अभी एक एक्ट्रेस बड़ी फेमस हुई हैं, ठीक है, वो साध्वी बन के आई, तो हमारे जो मीडिया लोग हैं वो ये नहीं देखेंगे कौन व्यक्ति कितना पढ़ा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, उसके पास नहीं जाना है। कोई व्यक्ति समाज के लिए कितना मेहनत कर रहा है, समाज के बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसके पास बहुत कम लोग जाएंगे। उस व्यक्ति के पास जाएंगे मीडिया वाले लोग, जिससे उनकी जो होगी क्या, जैसे वो सुंदर हैं, कम से कम जितना लोग, जैसे कि जितने पत्रकार हैं दुनिया भर के, अपने भारत के पत्रकारों की इतनी गिरी सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा गिरी सिचुएशन भारत के पत्रकारों की है आज के युग में। ठीक है, बस क्या कर लो, एक सेलिब्रिटी बुला लो जो सुंदर दिखती हो, उसको खूब बढ़िया सा मेकअप वेकअप करवा करके सामने ले जाओ। जनता तो पागल है, उन्हीं के पीछे देख रही है, उनको, उनकी आंखों को देख रही है, नज़रों को देख रही है, उसी पे फिदा है एकदम से। और जितने भी मीडिया के एंकर या जितने भी वो सब है ग्राउंड रिपोर्टर, सब वहीं पहुंच गए। क्या कहना चाहेंगे आप साध्वी हैं कि नहीं? अरे क्या जरूरत है पूछने की साध्वी हैं कि नहीं है? क्या करोगे जान करके यार? उससे क्या फायदा होगा समाज का? जा करके उसी पर केंद्रित हैं, फोकस किए हुए हैं, उसी पर एक पे फोकस किए हुए हैं। अरे और कुछ दिखाओ महाराज। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि बस केवल जो दिख रहा है उसी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे भी लोगों को ढूंढ सकते हैं जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन पर कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा है। और फोकस किस पे होगा? बस क्या हो, सुंदरता के नाम पर अगर आप बात कर लें, बस उस पेज पर पहुंच जाएं, पूरी भीड़ लग जाएगी जनता की। अरे सुंदर वो है, उसमें उसकी महानता थोड़ी है, वो तो प्रकृति ने उसको दे रखा है। उसके विचार कैसे हैं, मूल्य, अब वो भाई विचार तो धीरे धीरे कैमरे पे कोई व्यक्ति थोड़ी बोलेगा कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। मैं उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं,
लेकिन ये बता रहा हूँ कि कैमरामैनों को या फिर जो एक मतलब कैमरा जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बस केवल वही चीज़ें पर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें से उनकी प्रायोरिटी या उनकी जो एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार, उससे जो टीआरपी जिससे उनकी बढ़ती है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो हालांकि इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपका पेपर कल है, आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत अच्छा पेपर हो आपका। लेकिन मेरे हिसाब से समाज के हर एक मुद्दों पर काम करना चाहिए, हर एक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन इतिहास का जो है मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, ये बहुत पहले कल परसों की बात है, आप इसको देख लीजिएगा अगर आपका प्राचीन इतिहास हो। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।